वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम दिनेश चौरसिया। पिछले दिन हमने पढ़ा था भौतिक विज्ञान के क्लास 12 का पहला लेसन हम पढ़ रहे कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। उसके बारे में आवेश के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत डिस्कशन किया था और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था मूल आवेश क्या है और आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। उसी पर टॉपिक खत्म किया था। उसी के आगे आज हम पढ़ते हैं कि कूलाम का नियम। पिछले दिन आपको बताया था इसमें आवेश के क्वांटीकरण का नियम। उसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, अगर कोई आवेश हो तो हम एक इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं उसको आपको बता दें। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है। फिर अगर एक प्रोटॉन पे पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितने हैं, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितने होते हैं, यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब क्या होता है कूलाम, ये कैपिटल में लिखा जाता है। सी का मतलब मात्रक होता है, तो मात्रक कूलाम है, तो वहाँ पर सी 1.6 × 10⁻⁻19। ये इतना कूलाम प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे उतना ही धनात्मक चार्ज होता है, परंतु ये एक दूसरे पे बराबर होता है। अगर आपसे पूछा अल्फा कण पर आवेश, अगर आवेश आपसे पूछा जाए तो आपने पढ़ा था इसमें कि अल्फा कण को हम क्या बोलते हैं 2He4 ये है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका P बराबर बताया गया था, P = Z = E, यानी यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2E हो जाएगा। और 2E होने का मतलब इसको आप क्या करिए गुणा करा दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19। ये गुणा करा देंगे 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इतना आवेश होगा, यानी अल्फा कण पर ऐसे कोई भी दिया गया हो तो हम इसके आवेश की गणना कर सकते हैं। चाहे जैसे आगे हम बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे। अब आज हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, यानी कूलाम का नियम बताया गया था। स्पेशल ये आवेशित यानी कोई चार्ज हो उसके आवेशित कूलाम पर बताया गया था। तो इस पर कूलाम यानी कि इस पर लगने वाला यानी 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल की हम गणना करते हैं कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर कोई 2 आवेश हों, जैसे कहीं पे भी 2 आवेश रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाले बल को कैसे गणना करते हैं, इन्होंने नियम बताया था। नियम क्या था वो हम लिख देते हैं बोर्ड पे। नियम हो जाएगा 2 स्थिर, क्योंकि हम स्थिर बिंदु आवेश पढ़ रहे हैं, जब स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा हम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के या ऐसे लिख सकते हैं दोनों आवेशों के, ऐसे लिख दो बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल
के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसके बाद इनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कहा गया और आगे है तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच यानी आवेशों, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है इनके आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होता है तथा लगने वाला बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। रेखा के अनुदिश होता है। ये कूलाम का नियम है। यानी यहाँ पर कहा गया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कहा गया था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा होता है तथा उनके बीच की या इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा लगने वाला बल या मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है या लगने वाला बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे अनुदिश क्या कह रहा है इसमें, तो एक डायग्राम बनाते हैं उससे समझते हैं कि इसमें कैसे अनुदिश होता है। यहाँ पर देखो, अगर ले लिया जाए इसमें यहाँ पर कोई भी एक हमने ऐसे दो आवेश ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया आवेश, ये क्या हो जाएगा Q1 हो गया, और इसी से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश ले लिया हमने यहाँ पर, ये Q2 हो जाएगा। यानी दो आवेश ले लिया कुछ दूरी पर, एक Q1 है और Q2 है। यहाँ पर इनके बीच की दूरी r मान लीजिए, यानी यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाए स्मॉल r हो जाए यहाँ पर। तो सबसे पहला नियम क्या कहा कि इनके आवेशों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी यहाँ पर ये कहा गया इनका जो बल होगा इसमें प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेश दिए गए हैं यहाँ पे तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि माना यहाँ पर माना Q1 व Q2 दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यानी यहाँ पर ये दोनों क्या हैं Q1 और Q2 आवेश हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कहा गया इनके बीच लगने वाला बल जो होगा गुणनफल के अनुक्रम, तो दोनों आवेशों को हमने गुणा करा दिया और यह क्या इसके अनुक्रमानुपाती हो गया। फिर कहा गया इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उसका बटे में हो जाए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये बटे में, अनुक्रमानुपाती में रहेगा तो सीध में लिखते हैं, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बटे में। तो इनके बीच की दूरी क्या थी r थी, और इसके बाद कहा गया कि इसका वर्ग होगा, तो हमने वर्ग कर दिया। अब दोनों नियम को मिला दीजिए, दोनों नियम को मिलाने पर जब इस नियम को हम मिलाएंगे यहाँ पर
तो देखो लेफ्ट साइड में F है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बटे में ये इससे गुणा होकर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको मालूम होगा कि हम जब कभी भी कोई अनुक्रमानुपातिक निशान हटाते हैं तो वहाँ कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं F बराबर K और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R, यानी ये स्मॉल k है। अगर इसको हम ये स्मॉल k है यहाँ पर, तो ये k आ जाएगा जहाँ k क्या है, एक नियतांक है, जहाँ k एक नियतांक है। यानी कोई भी अनुक्रमानुपातिक निशान जैसे हटता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k आएगा, यानी कोई कांस्टेंट आता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आने पर तो ये नियतांक है, यहाँ पर ये क्या है R स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। अब देखो प्रयोग के आधार पे k का मान बताया गया, तो अगर हम प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है कि प्रयोग के आधार पर बताया गया है, आधार पर k का जो मान है, k का मान 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर ये होता है, यानी यहाँ पर k का मान रखा होता है, इतना होता है। अब इस मान को क्या करते हैं, हम इसमें रख देते हैं। जब इसमें रखेंगे तो F बराबर ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और गुणे में Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब हमारी सुविधा के लिए, निर्वात के लिए इसका मान और भी आसान कर दिया गया, जिससे हमें याद करने में और आसानी हो जाए। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर एक दूसरा मान दे गया जिससे हमें क्या हो, निर्वात के लिए सुविधा हो। निर्वात अथवा वायु के लिए लिखा गया है निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए इसका मान एक सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यानी हमें सुविधा के लिए इसको क्या कर दिया गया, और भी यहाँ पर गिनती हटाकर इसको इतना, ये इसके मान के बराबर होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू रख दीजिए, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन, इसलिए यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि इनके बीच हो गया यहाँ पर एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन है, यानी इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन यहाँ पर। तो इसको एप्सिलॉन को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी यहाँ पर ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जहां हम लिख दे रहे हैं इसको। अब देखो इनके बीच क्या था, यानी दो आवेश रखे गए थे, दोनों आवेशों के बीच यहाँ पर जो था निर्वात स्थित था। अब इनके बीच अगर कोई माध्यम हो जाए, यदि देखो, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ
जैसे मोम हो जाए या कांच रख दिया जाए या कागज रख दें, कागज रखा है। यदि इनके बीच क्या रख दिया गया, किसी अन्य पदार्थ को, यानी इसको हटा के एप्सिलॉन नॉट के स्थान यानी आवेशों के बीच था, तो उनके बीच हमने क्या, जैसे कांच रख दिया या तो मोम रख दिया, कागज रख दिया या तेल रख दिया, कुछ और ऐसे रखा हो, तब इनके बीच लगने वाला बल, तब आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। वैद्युत बल अगर इसको निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम का मतलब कोई मीडियम प्रयोग कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लगा के तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा के। ये इतना लिख सकते हैं। जब किसी माध्यम में प्रयोग किया जाए इनके बीच, तो हम इसको स्थान पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर के आ जाएगा। के आ जाने पर इसके बीच देखो तो यहाँ पे ये आवेश कितना था, उतने ही रहेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इनके बीच हो जाएगा जब किसी माध्यम में प्रयोग कर दिया जाता है इनके बीच का। तो इनके बीच करने पर, कोई भी माध्यम प्रयोग करने पर, तो इनके बीच हम जैसे मोम कांच रख दिया गया तो यहाँ के ले दिया, जिसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर किसी प्रावैद्युत का प्रावैद्युतांक कहलाता है। यानी के जहाँ पे क्या है, किसी प्रावैद्युत का प्रावैद्युतांक है, जहाँ के को प्रावैद्युतांक यानी किसी पदार्थ का प्रावैद्युतांक कहते हैं, या ऐसे लिख दे रहे हैं प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युतांक कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ अगर प्रयोग होगा तो उसको के कहते हैं। तो निर्वात के लिए सदैव के का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आप कभी भी निकालोगे तो निर्वात के लिए के का मान 1 होगा, और किसी माध्यम हो, चाहे जैसा माध्यम हो, उसके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। चाहे जैसा माध्यम प्रयोग किया गया, यहाँ पर मोम प्रयोग कर लिया जाए, कांच प्रयोग या कागज प्रयोग कर लें, तो उस पर हमेशा सदैव के का मान यानी प्रावैद्युतांक मान 1 से अधिक होगा। और किसी भी धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। अगर इनके बीच कोई धातु प्रयोग कर दिया जाए तो के का मान सदैव हम क्या, अनंत ले लेंगे। अब इसमें तो चाहे इसको हम इक्वेशन अगर मान लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे, और इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सेकंड मानते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, बटा कर दीजिए, फर्स्ट बटे सेकंड, या सेकंड बटा हम फर्स्ट कर दें यहाँ पर, तो फर्स्ट बटा हम सेकंड करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको बताया एफ, और नीचे क्या हो जाए, एफ एम हो जाएगा इस पे। तो ऊपर वाली वैल्यू कितना था यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर। तो ऐसे रख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो ये पूरी वैल्यू इससे कट गई, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कट गई, लेकिन यहाँ पे के बचा हुआ है। एफ बाई एफ एम हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मेन बटा ये है, और इसके बाद 1 बाई यानी बटे का बटा यानी हर का हर है, तो ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पर इनके बीच। तो अगर आप देखते हो इसमें अगर किसी पदार्थ का एक निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अगर हम निकालें एफ एम बराबर ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, एफ बाई के होगा। जब एफ बाई के होगा तो आप देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, किसी का अगर किसी दो आवेशों के बीच कोई माध्यम प्रयोग कर दिया जाए तो एफ एम क्या होता है, उनके प्रावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर किसी माध्यम में अगर आवेश के बीच कोई माध्यम प्रयोग किया गया तो उनके बीच लगने वाला बल सदैव घट जाएगा। यानी यहाँ पर
कोई भी प्रयोग कर देंगे तो एफईएम के अगर निर्वात में एफ लग रहा था और उनके बीच में प्राबल्यतांक के को प्रयोग कर दिया गया, जब इसके बीच के प्रयोग कर दिया गया तो हमेशा क्या उससे घट जाएगा, यानी प्राबल्यतांक पदार्थ प्रयोग करने से वैद्युत बल का मान सदैव घट जाता है। इस पे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अभी हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसके डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान कि कितना लिखते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा हमें मात्रक निकालना है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह बनता है, यानी सी बनाते हैं, सी बनाइए, ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पे नीचे 0 लिख दीजिए, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लेते हैं। तभी आपको एक फार्मूला बताया था इसमें, एफ बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट का। तो इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब हमें देखो इसका मात्रक निकालना है, तो अगर एप्सिलॉन ये कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है, Q1 Q2 दो आवेश है और यहाँ पे ये F आने से F इंटू आर हो जाएगा इस तरफ, तो इसका मात्रक निकालना है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालिए कि इसका मात्रक क्या होगा। अगर मात्रक निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, तो देखो Q1 का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये हो जाएगा कूलाम और इंटू कितना कूलाम, क्योंकि 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं कूलाम। कूलाम हो जाएगा बटे देखो F है, F का मतलब बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन लिखते हैं SI पद्धति में, ये न्यूटन हो जाएगा। R का मतलब क्या होगा, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यानी मीटर हो जाएगा, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर है। अगर आप दोनों को गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर और स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब कभी भी बटे में अगर लिखी गई वैल्यू हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरह लिख देते हैं प्रति बना के, तो इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर और ये हो जाएगा बटे न्यूटन, यानी प्रति पढ़ा जाता है इसमें, यानी जो बटा है उसको हम तिरछा लिख देते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। जो हमें मात्रक ज्ञात करना था, इसका ये मात्रक है यहाँ पर। अब इसका हम मान निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो आगे देखिए, इसी पे हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, आंकिक मान, तो इसका देखो आंकिक मान निकालते हैं। तो आंकिक मान निकालने के लिए आपको बताया था कि अभी पीछे एक फार्मूला कि यहाँ पर बताया गया था कि 1 या 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये भी हमने बताया था। इसके बराबर कितना बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना बताया गया था। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई और इंटू ये राइट साइड में चला जाएगा तो 9.0 इंटू 10⁹ हो जाएगा। और इसके बाद मात्रक देखो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये पूरा बटे में आ गया। अब इससे पाई का मान आपको मालूम होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू पाई का मान 3.14 और ये हो जाएगा गुणे 9 और 10⁹ होगा। अगर यहाँ पे मात्रा के प्लट देते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक निकल के आ गया यहाँ पे साथ साथ कि न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। जब इसको अगर हम गुणा करा के पूरा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो एप्सिलॉन का मान जो आ जाता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन,
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा कि यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान हो जाएगा। यानी इसको आप गुणा करके कैलकुलेटर या आप वैसे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर अगर नहीं सॉल्व है कमेंट्स कर देना, तो उससे हम बता देंगे इसको सॉल्व करके कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इसका, अब हमें इसकी बीमा निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी उसका डिस्कशन करते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, अगर हम इसकी बीमा निकालते हैं कि बीमा कितना होगा, तभी एक फार्मूला निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फार्मूले से निकाल लेते हैं ताकि वो हमारे लिए आसान पड़ता है। निकालने के तो बहुत सारे तरीके आपको ऐसे धीरे धीरे बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला हम तरीका अपनाते हैं कि फार्मूले से। तो F बराबर आपको फार्मूला बताया गया था यहाँ पे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर हमें एप्सिलॉन निकालना है इसका बीमा, तो इसको लेफ्ट साइड ले आइए, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट है उसकी ना तो बीमा होता है ना तो मात्रक, यानी कोई भी कांस्टेंट मिल जाए तो उसका ना तो हम मात्रक लिखते हैं ना तो बीमा, यानी उसका कुछ भी नहीं होता, बस वो गिनती होती है यहाँ पर। तो देखो आवेश, अगर हम आवेश का निकालते हैं तो एक आपने पढ़ा था कि I बराबर Q बाई टी होता है यहाँ पर, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू टी यहाँ पर। तो इसका देखो आवेश का अगर बीमा निकाला जाए, यानी Q की बीमा निकालें यहाँ पे, तो Q की बीमा क्या होगा, I की बीमा A होता है और T का बीमा यानी समय होता है, तो ये कैपिटल D, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं TA, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर Q दो बार प्रयोग किया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा। जब बीमा लिखेंगे तो यहाँ पर Q दो बार है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं TA और इंटू हो जाएगा TA होगा। F यानी बल की अगर बीमा होती है, F की जो बीमा होती है ML_T-2, ये बल की बीमा होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसकी बीमा प्रयोग कर दीजिए, ML_T-2 हो जाएगा। R है, R का मतलब दूरी होता है, तो L हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 है तो इसका L2 हो जाएगा। अब जितना है सबको गुणा करा के ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे यहाँ पर एक T है, यहाँ पर एक T, ये हो जाएगा T2 और AA है A2 हो जाएगा। ये देखो नीचे भी सेम ऐसे, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ पे एक M है, L है, यहाँ पे L2 है, तो इसको लिख सकते हैं L3 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, ये पावर 1 है, ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाएगा, यानी M की पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये L3 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो L-1 हो जाएगा, ये -T2 है, सॉरी एक सेकेंड, ये L3 यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे L है तो ऊपर जाएगा -3 हो, ये -T2 है और यहाँ पे ये ऊपर जाने में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो T4 हो जाएगा और इसको A2, यानी इसकी बीमा हो जाएगी यहाँ पर। अब एक चीज़ आपसे पूछा जाए इसमें कि MKS पद्धति में एप्सिलॉन नॉट की मात्रक बताइए, तो मात्रक कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें मात्रक निकालना हुआ तो ऐसे मात्रक भी निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक MKS पद्धति में, MKS पद्धति में। अगर आपसे कभी यहाँ पे A भी प्रयोग कर दिया जाए तब भी आप लिखोगे या MKS पद्धति में, तो इसका मात्रक देखो, M का मतलब होता है मास, मास का जब लिखते हैं तो इसका किग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम, पावर की इसकी पावर -1, L है तो L का मतलब लेंथ, यानी इसका मीटर हो जाएगा, पावर जो लिखिए वही रहेगी, पावर में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा। T का मतलब टाइम होता है, यानी समय, समय का हम लिखेंगे सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड की पावर 4। A का मतलब एम्पियर ही होता है, तो हम एम्पियर लिख देंगे, एम्पियर इसकी पावर हो जाएगा
2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए MKS पद्धति SA पद्धति में या MKS पद्धति में एप्सिलॉन या निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए, तो किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पे।